न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ जो होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। पहला लॉ जो है वो बताता है बहुत बेसिक चीज, और वो क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगे। और अगर जो कांस्टेंट मोशन में है, अगर जो उसका कोई मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, मतलब उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ फिर बताता है क्वांटिटी के बारे में कि आखिर जो फोर्स होगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका रिलेशन क्या है मोशन से, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन कितना आएगा उसमें, उसके बारे में न्यूटन सेकंड लॉ बताता है। और हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड लॉ ये है, फोर्स एक्सटर्नल, नेट फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें अगर जो मास कांस्टेंट है तो यही चीज क्या आ जाता था, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे और फ्रिक्शन भी पढ़ लिया था, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था। और ये मास कांस्टेंट होने पे हम कह सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, इसको भी कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अगर जो देखें, अगर हम ये वाला बेसिक जो न्यूटन सेकंड लॉ है इसमें अगर जो देखें, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो देन व्हाट विल हैपन। इसका मतलब इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो मतलब नेट फोर्स इज जीरो, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है ही नहीं। तो क्या बताता है ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ये बताता है dp by dt इज जीरो, dp by dt इज जीरो, इट मींस it means dp is equals to zero, it means initial momentum is equals to final momentum। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहेगा, मतलब लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए क्या कंडीशन है, एफ एक्सटर्नल शुड बी कितना, जीरो। ओके, इसमें कोई यस दिक्कत, सर। किसी को कोई दिक्कत नो नहीं। नो सर। नो। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अगर जो इस तरह से हो गया कि बताओ ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो 3 kg का अगर जो यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है और फाइनली देखा गया ये रेस्ट में था, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, फाइनली देखा गया कि 4 kg 3 kg से टकराया और 4 kg और 3 kg दोनों साथ साथ मूव करने लगे, दोनों साथ साथ मूव करने लगे। तो इनका कंबाइंड वेलोसिटी अगर जो भी है तो ये कितना होगा। तो इसमें क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, पहले ये बताओ। कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं। सोचो जरा, 1 मिनट सोचो उसके बाद बताओ। सर रिपीट कीजिए फिर से। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी का आंसर है कि नहीं होगा अप्लाई, तो वो क्यों नहीं होगा। क्वेश्चन का तो स्टेटमेंट बताइए सर। क्या क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, 4 kg जो व्हाइट में डायग्राम बना हुआ है वो इनिशियल सिचुएशन है और जो येलो में डायग्राम दिया गया है वो फाइनल सिचुएशन है। और हमें बताया जा रहा है कि 4 kg मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, 3 kg यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। और जैसे ही 4 kg 3 kg के बीच में टक्कर होता है, दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और वो कंबाइंड वेलोसिटी जो है हो जाता है, कुछ ना कुछ कंबाइंड वेलोसिटी हो जाता है, वो कितना होगा ये निकालना है। ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। क्वेश्चन फिर पूरा तो समझ में आ गया, यस और मोमेंटम तो नो। हाँ हाँ, मोमेंटम कंजर्व होगा। एफ हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल जीरो है या नहीं है। एक्सटर्नल जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए। हाँ, बाकी लोग भी बताएं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, सही बोला अपूर्वा ने, सही बोला कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होगा, क्योंकि 4 kg पे और 3 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। 4 kg पे कभी भी कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रहा है नहीं। 4 kg पे नीचे में लग रहा है इसका mg, ऊपर में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन R4 मान लेते हैं इसको। 3 kg पे, 3 kg पे जब अकेला अकेला था, जब तक टक्कर नहीं हुआ था, तो इस पे फोर्स लग रहा था 3g नीचे और ऊपर R3 नॉर्मल फोर्स।
राइट लेफ्ट में कोई इस पे फोर्स नहीं लग रहा था। जब टकरा भी गए, जब टकरा रहे होंगे, जैसे ही टकराना स्टार्ट भी किया होगा तो 4 kg और 3 kg के बीच में जो टक्कर हुआ होगा उस पे फोर्स कैसा रहा होगा, 4 kg ने 3 kg पे आगे लगाया होगा एफ, और 3 kg ने 4 kg पे पीछे लगाया होगा एफ। ऐसा ही हुआ होगा ना। लेकिन अगर जो ये दोनों को सिस्टम मान ले, ये बहुत बड़ा फोर्स रहा होगा, ये फोर्स बहुत बड़ा है, टक्कर हुआ है ना, टक्कर ऐसा टक्कर हुआ है, फोर्स बहुत बड़ा है। लेकिन क्योंकि इन दोनों को मैं सिस्टम में ले रहा हूं, मेरा सिस्टम क्या है, 4 kg और 3 kg दोनों मिलाकर सिस्टम है, तो ये 4 kg और 3 kg दोनों को मिला के लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, क्योंकि 4 kg और 3 kg के ऊपर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। ये जो भी मोशन डिस्टर्ब हो रहा है आगे में, 4 kg और 3 kg के बीच में टक्कर हो रहा है, तो कोई दूसरा फोर्स तो कुछ उसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। 4 kg ने ही 3 kg पे लगाया ना, 3 kg ने ही 4 kg पे लगाया ना, तो ये तो आपस की बात है ना, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। अगर जो 4 kg का हम 4 kg का और 3 kg का हम सिस्टम बनाए तो, अगर देखा जाए अकेला 4 kg का, क्या अकेला मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तो नहीं रहेगा, क्योंकि 4 kg को अकेला सिस्टम बनाते हैं तो ये 4 kg पे ये वाला लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। 3 kg को अकेला सिस्टम बनाएंगे तो 3 kg पे लगने वाला ये वाला फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा। लेकिन अगर जो दोनों को सिस्टम बनाएंगे, दोनों को सिस्टम बनाएंगे, अगर जो दोनों को ही सिस्टम बनाएंगे, 4 kg और 3 kg दोनों को सिस्टम बनाएंगे, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम राम का स्टार्ट हो गया, उसने मैसेज किया है। 4 kg और 3 kg दोनों को सिस्टम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 4 kg इज 4 इंटू 10, यानी कि 40 kg मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड इसका जो होता है, क्या होता है, यूनिट होता है। और फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम, और ये वाला क्या लिखेंगे, इसका मोमेंटम 4 इंटू 10 प्लस क्या लिखेंगे, 0। 3 kg रेस्ट में है तो 0, तो दोनों को मिला के हो गया 40, मतलब दोनों को मिला के 40 रुपया है, ये 40 रुपया दोनों को मिला के हमेशा रहेगा। अकेला अकेला दोनों का डिस्टर्ब हो सकता है, अकेला अकेला दोनों का डिस्टर्ब हो सकता है मोमेंटम, लेकिन दोनों का मिला के 40 ही रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 7v। तो अब क्या कर देना है, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहां से क्या आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू पी एफ करने के बाद क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 7v, 40 इज इक्वल टू 7v, यानी कि जो हमें आंसर चाहिए था वो मिल गया, है ना। इस तरह से हुआ। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो सर क्वेश्चन पूछूं तो क्या वर्टिकल में भी मोमेंटम कंजर्व्ड है? वर्टिकल में मोमेंटम कंजर्व्ड है, वर्टिकल में भी देखो तो ये क्या है, वर्टिकल में नेट फोर्स 0 ही है ना, r4 इज इक्वल टू 40, r3 इज इक्वल टू 40, सॉरी 30, है ना। सर ये फ्रेम वाला नेट 0 है, ये वाला भी नेट 0 है, तो क्या वर्टिकल में थोड़े ना कोई बॉडी मूव कर रहा है, सर वर्टिकल फ्रेम में बॉडी नहीं मूव कर रहा है। हाँ, अगर हम फ्रेम ऐसे लें कि जो नीचे का जो लग रहा है एमजी वो अगर सिस्टम के बाहर हुआ तो फिर तो एक्सटर्नल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है? लेकिन है ना एक्सटर्नल जो फोर्स है mg, और ऊपर भी तो एक्सटर्नल ही है ना, तो दोनों एक्सटर्नल मिला के 0 हो गया ना, ऊपर वाला नीचे वाला। हाँ हाँ, तो 0 है अभी केस में, अभी के केस में 0 है, इस सिचुएशन में 0 है। मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो हमें यहाँ पे क्या चीज यूज करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का सब कुछ देखना है, और आंसर मिल गया। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया वर्टिकल वाला जो पूछ रहे हो। वर्टिकल वाला भी यहाँ पे इस केस में जैसा सिचुएशन दिया हुआ है, क्या 4 kg का मोशन ऊपर में हो रहा है, क्या नीचे में हो रहा है, क्या 3 kg का ऊपर में हो रहा है, क्या नीचे में हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम इज 4 kg का 0, 3 kg का भी 0, जब मूव कर रहा है तो भी देखो दोनों का 0 है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों हुआ, वर्टिकल में भी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये इसलिए हुआ क्योंकि 4 kg पे भी नेट 0 है वर्टिकल में, 3 kg पे भी नेट 0 है, जब ये दोनों टच में भी आ गए तब भी 4 kg पे, तब भी 4 kg पे और 3 kg पे वही है ना, R4 और 40 ही है ना, नेट 0 है ना, R3 और 30 है ना, नेट 0 ही है ना, ठीक है। ओके। 4 और 3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो फोर्स के कारण जो भी चीज हो रहा है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट इज इम्पल्स, एक कॉन्सेप्ट है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स। एवरेज इम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू इम्पल्स होता है, और फोर्स इनटू टाइम देखा जाए ये कहां से आता है, देखो एफ इज इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या है, डीपी बाई dt,
और यही एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डीपी हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इस ये जो मल्टीप्लीकेशन है मतलब इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। मतलब कह सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इसको डिफाइन किया गया है इम्पल्स से, ठीक है। फोर्स इनटू टाइम को क्या डिफाइन किया गया? इम्पल्स से। यस समझ सर। में आ रहा है? हाँ सर। अब ये बताओ कि स्पीड इम्पल्स इनटू टाइम क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? अब जैसे टाइम डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होता है, तो बताओ स्पीड इनटू टाइम अगर जो डिस्टेंस होता है तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, मान लो कि कोई ऐसा इस तरह का ग्राफ है तो इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या देता है? डिस्टेंस। क्या देता है? डिस्टेंस। एरिया इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। उसी तरह से फोर्स इनटू टाइम क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का मान लो कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया अगर जो निकाल रहे हैं, ये एरिया निकाल रहे हैं, ये वाला टाइम मान लो कि t1 है और ये वाला टाइम जो है t2 है, तो इसका जो एरिया होगा ये एरिया क्या देगा? ये एरिया इम्पल्स के बराबर होगा, ठीक है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें एफ डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये छोटा सा इम्पल्स हो गया और पूरा इम्पल्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? इसी एफ डी टी को क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। जहां से जहां तक तुम्हें एफ डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? ये तुम्हें मिल जाएगा एक्चुअली में पूरा का पूरा इम्पल्स, और इसको चेंज इन मोमेंटम के साथ ये कर सकते हैं। तो एफ डी टी इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक? टी वन से टी टू। ये वाला एरिया क्या मिलेगा हमें? इम्पल्स, ठीक है। मतलब चेंज इन मोमेंटम इससे मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि इस तरह का दिया हुआ है ग्राफ, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, है ना, और इस तरह से हुआ। मतलब फोर्स जो है ये वाला 10 सेकेंड है, ये वाला 20 सेकेंड है, ये वाला 30 सेकेंड है, और ये वाला जो है 50 न्यूटन है। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, फोर्स बढ़ने लगा टाइम के साथ, फोर्स टाइम के साथ बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते कितना हुआ? 50। मतलब 10 सेकेंड तक क्या लगा? 0 से लेके 50 तक, और फिर 10 से 20 में फोर्स कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है? और कांस्टेंट हो गया। 50 से 0 हो गया 20 से 30 सेकंड में। ओके, तो अब ये तुम्हें निकालना है इफ ये वाला कहानी, अगर जो ये वाला कहानी जो है ये किसका है? ये वाला कहानी एक ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट के बारे में, एक ऑब्जेक्ट मान लो कि 2 केजी का था। कितना केजी का था? 2 केजी का था। इस पे फोर्स लग रहा है एफ, और ये एफ वर्सेस टी का ग्राफ है। तो तुमसे पूछेगा कि अगर जो ये t इज इक्वल्स टू 0 पे ये बॉडी अगर जो रेस्ट में था, ये बॉडी अगर जो रेस्ट में था, तो ये बताना है कि ये वाला बॉडी आफ्टर t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम कर देंगे सिंपली ये वाला एरिया निकाल देंगे, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3। इससे क्या मिल जाएगा हमें? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? इम्पल्स, और इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एरिया नंबर 1 कितना है? हाफ इंटू 10 इंटू 50, सही है। 200 250 न्यूटन सेकेंड। किस क्या होगा यूनिट? क्योंकि ये बताओ ये 10 सेकेंड है, ये न्यूटन है, 50 न्यूटन है, तो न्यूटन सेकेंड आएगा। हाँ एरिया नंबर 2 हाफ इंटू नहीं, एरिया तो सीधा डायरेक्टली कर देंगे कितना? 50 इंटू 10 500। इसमें कोई दिक्कत है? एरिया नंबर 3 50 मतलब हाफ इंटू 10 इंटू 50, इसका भी कितना आएगा? 250 है ना। तो टोटल एरिया कितना आएगा? A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 विच इज इक्वल्स टू कितना? 1000 न्यूटन सेकेंड, है ना। और हमें क्या मिल गया? ये किसके बराबर हो गया? 1000 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, क्योंकि ये इम्पल्स है। यही इम्पल्स है ना, 30 सेकेंड का एवरेज इम्पल्स यही हुआ ना। हाँ सर। तो डेल्टा पी यानी कि पी एफ माइनस पी आई,
मैग्नीट्यूड अगर जो देखें पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू 1000। पी आई इज इक्वल्स टू क्या है, पी आई इज इक्वल्स टू है 0। पी एफ इज इक्वल्स टू क्या है, पी एफ इज इक्वल्स टू है मास इंटू वेलोसिटी। तो 2v माइनस 0 यानी कि 2v माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1000, यानी v इज इक्वल्स टू कितना बताओ, v इज इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, क्या निकाल, किस तरह से निकाल सकते थे, फोर्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ता जा रहा है, इसको तुम इसमें एक्सेलरेशन तुम फोर्स का क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका भी बताएं, टाइम थोड़ा सा लगेगा, कोई दिक्कत है, समझने की कोशिश करोगे। ये मान लो कि ए है, ये मान लो कि बी है, ये मान लो कि सी है, ये मान लो कि डी है, थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा। फोर्स को क्या लिखेंगे, ए से बी के लिए फोर्स क्या है, ए से बी के लिए फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू, तुम देखो तो ये कौन सा ग्राफ बन रहा है बताओ, ये अगर जो हम देखें स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका सी का वैल्यू क्या है, टी 0 तो एफ 0, सी का वैल्यू 0 है, और ये वाला एम का वैल्यू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 50/10 5, यस 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 इस तरह से हो जाएगा। तो हम ऐसा ए से Yes, बी sir. 5t लिखेंगे, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास करने पे क्या आ जाएगा, 5/2t आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 5/2t एक्सेलरेशन है, तो तुम फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जाओ, चैप्टर 1 काइनेमेटिक्स में चले जाओ, निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ से यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। एक बार यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी तुमको प्राप्त करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी मिला वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितना हो गया वो प्राप्त करना पड़ेगा, फिर यहाँ करना पड़ेगा। तो लंबा चौड़ा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा भी मूड नहीं कर रहा है, तुम्हारा भी हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। मतलब समझ गए, प्रोसेस अगर जो कोई करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, कर सकता है ना। हाँ सर। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका sir. बड़ा आसान तरीका है, तो हम इतना लंबा चौड़ा में क्यों जाए, है ना, सही बात। राइट। हाँ सर। और ये सब तो बात बताई थी, जैसे स्प्रिंग के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया था, और क्वेश्चनिंग थोड़ा बहुत छूट गया था, जो कि जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, रस्सी वाला भी क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन इस तरह से है, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हैंग कर रहा है ना, 10 kg का है, 10 kg का है, और एक रस्सी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, फिक्स्ड है यहाँ पे, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है मान लो कि 53 डिग्री, और एक रस्सी यहाँ पे हैंग कर रहा है ना, यहाँ पे हैंग कर रहा है, और ये वाला एंगल मान लो कि बन रहा है 37 डिग्री। तो इसमें T1 रहेगा टेंशन, ये रस्सी 1 है और इसमें ये रस्सी 2 है, T2 है, तो T1 और T2 निकालो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, निकल लैमिस जाएगा, लगा निकल जाएगा। लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन लैमिस थ्योरम ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि उसको बताने में जो एक्स्ट्रा टाइम खर्च होता है, उससे अच्छा समझ समझ के चीजों को कर दो। लैमिस थ्योरम क्या है, लैमिस थ्योरम वहीं से आता है जो हम लोग कर रहे हैं ना, उतना मुश्किल बनाने से अच्छा क्या है, इसमें तो सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 10 kg का, नीचे 100, नीचे 100, इधर T1 है ना, इधर T1, इधर T2, ये 53 डिग्री, ये 37 डिग्री, है ना, ऐसा है। इसका कंपोनेंट ब्रेक करो तो वर्टिकल में क्या आ जाएगा, वर्टिकल में आ जाएगा इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T2 sin 37 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, T1 sin 53 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा इसका कंपोनेंट। हाँ और सर। इधर में इसका कंपोनेंट Yes, क्या आ sir. जाएगा, T1 cos 53 डिग्री, और इधर में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, T2 cos 37 डिग्री। अभी ये बताओ कि मतलब ये डायरेक्शन y डायरेक्शन में नीचे क्या है, 100 है ना, ऊपर इतना है, तो ये वाला y डायरेक्शन वाला ये वाला फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 100, क्योंकि y में भी तो ये तो रेस्ट में है ना, पूरा सिस्टम रेस्ट में है ना, तो वर्टिकल में भी मोशन नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं हो रहा है। और ये वाला जो है T2 cos 37 किसके बराबर होना चाहिए, T1 cos 53 डिग्री, तो इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा, T1 cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू T2 cos 37 डिग्री। तो यहाँ से T2 इज इक्वल्स टू देखा जाए, अगर जो 5 5 कट जाएगा तो
T1/T2 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3/5 होगा और ये 4/5 होगा, तो 3/4 हो जाएगा या 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। T1/T2 इज 4/3, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें इस चीज को इस्तेमाल कर लो, मतलब T1 इज इक्वल टू 4/3 T2, है ना। तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इक्वेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा, T2 इंटू 3/5 प्लस T1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 100, यही है ना। इसमें T1 या T2 कोई एक टर्म में कर दो, तो मान लो T1 से T2 में चेंज कर देते हैं, तो 3/5 T2 प्लस ये T1 के जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, 4/3 T2 ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 4/5 ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, क्या आ जाएगा 15, और यहाँ से आ जाएगा 9T2 प्लस 16T2 इज इक्वल टू 100, ऐसा आ जाएगा। तो यस यहाँ से T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100/25 इंटू 15, हो जाएगा 60 न्यूटन T2 हो गया। Yes, तो T1 sir. कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 60, यानी कि कितना हो गया बताओ, 80 न्यूटन। न्यूटन। एक 60 न्यूटन और एक 80 न्यूटन हो जाएगा। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना बात। हाँ सर। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत किसी को, नो सर। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा 10 केजी का ब्लॉक है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, अभी नॉर्मल फोर्स क्या है, अभी नॉर्मल फोर्स क्या है बताओ, रेस्ट में है, सब लोग बताओ। रेस्ट में है। हाँ सभी लोग बताओ एक साथ, कितना है फोर्स अभी, नॉर्मल रिएक्शन कितना है बिटवीन ग्राउंड एंड द ब्लॉक, न्यूटन 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। यही एक फोर्स इधर लगने लगा, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगने लगा, कितना एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे। अब तुम्हें निकालना है फाइंड फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इसका आंसर सब लोगों में बताओ जल्दी से, तुम हाँ, लोग कोशिश सर। करो। Yes. समय नहीं है, एकदम जल्दी से आंसर होना चाहिए, तभी मेरे पास समय है। तुम्हारा समय नहीं है इसीलिए मेरे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास 2 साल का समय होता तो मेरे पास भी समय होता है ना। तो फ्री बॉडी इसका क्या करोगे बताओ तुम लोग, पहले मान लिया कि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया 10 केजी का, तो नीचे कितना, 100 न्यूटन। ऊपर कितना आर, ऊपर में और कोई फोर्स है, नहीं सर, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर से। अरे ऊपर में इसका कंपोनेंट आएगा ना, हाँ। ये वाला फोर्स हाँ जो है सर, उसका जो उसका कंपोनेंट कंपोनेंट आएगा। आएगा वो वाला फोर्स, सही है पूर्वा, साइन कंपोनेंट। राइट साइड में किसका कंपोनेंट आएगा, इसी का आएगा 100 100cos37। ये बॉडी मोशन किधर करेगा, ये बॉडी मोशन किधर करेगा, राइट साइड में करेगा, क्यों, 4x क्योंकि क्योंकि ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स के बारे में देखो, ये वाला फोर्स बॉडी वर्टिकल में मोशन कब करेगा, जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए। जब बॉडी ऊपर में मोशन करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होना पड़ेगा। तो अभी हमें ये देखना है कि क्या ये वाला फोर्स इतना बड़ा तो नहीं है ना कि इसका कंपोनेंट जो वर्टिकल में आया 100sin37 जो इससे बड़ा हो जाए, तो देखना ये है, तो ये तो 100sin37 तो 60 ही होगा ना, कितना होगा 60, 60 न्यूटन। तो ये वाला 60 है। मतलब अगर जो तुम्हें बोल दिया जाए कि बताओ एक 10 केजी का ब्लॉक है, चुपचाप रखा हुआ है, तुमको कितना फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए अपर डायरेक्शन में, बताओ बताओ। R तो प्लस 100 ये साइन। लगता है कि ज्यादा 100 न्यूटन कम से कम लगाना पड़ेगा, 100 तो से 100 जस्ट न्यूटन की जगह यहाँ पे तो 60 न्यूटन ही लग रहा है। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल तो देखता है कि भाई हमें लगना है कि नहीं लगना है, बाद में डिसाइड करेंगे। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ये सब ऐसे फोर्सेज हैं, या टेंशन फोर्स, ये सब ऐसे फोर्सेज हैं जिसको जब महसूस होता है कि जितना लगना है उतना ही लगता है कि नहीं।
हाँ वो सर। पहले क्या देखता है कि तुम लोग का आपस का क्या है, 10 केजी ब्लॉक को तुम चुपचाप रख दिए, 10 केजी ब्लॉक को चुपचाप तुम रख दिए, तो उसके बाद नॉर्मल डिसाइड करेगा, अरे तुमने रख दिया ब्लॉक को तो रख दिया, लेकिन रहेगा कैसे, जब तक मैं नहीं पिक्चर में आऊंगा तो तुमको ये 100 न्यूटन का बैलेंस कौन करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कौन करेगा उस समय, नॉर्मल, इसलिए आर 100 हो जाता है। जब नॉर्मल तुम करेगा। इसी 10 केजी पे नॉर्मल। इसी 10 केजी पे जब तुम 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाओगे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, 98 लगेगा, कितना लगेगा, 98 और 2 मिला के 100 होंगे। जब तुम यही इस पे 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, 90, 90 नॉर्मल रिएक्शन रहेगा और 10 तुम्हारा वाला अप्लाइड। यही तुम 100 न्यूटन लगाओगे, 100 न्यूटन लगाओगे, इसको 100 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अब भार रहा ही नहीं, ग्राउंड पे अब भार रहा ही नहीं, कोई उसको ऊपर उठा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हाँ उसी सर। तरह से यहाँ पे चेक करना है, हमेशा हमेशा यस क्वेश्चन में, सर। इसी क्वेश्चन में अगर जो 200 न्यूटन दिया हुआ रहता है, सोचो 200 न्यूटन अगर जो इसका वैल्यू 200 न्यूटन दिया हुआ रहता तो इसका कंपोनेंट 120 आता, ये वाला कितना था 120, विच इज ग्रेटर देन 100, तो सिचुएशन कुछ अलग हो जाता, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अब बताओ इसका इस सिचुएशन में तुमने समझ लिया कि इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, राइट साइड में होगा, किधर होगा, राइट साइड में इसका एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन करवाने वाला फोर्स ये है राइट है साइड ना, 100 cos है ना, 35 तो हमें 100 एक्सेलरेशन। cos 37 से ही मतलब है, तो 100 हम्म। cos 37 यानी कि cos 37 का वैल्यू कितना हो गया 4/5, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, ये 80 न्यूटन। 80 न्यूटन के बराबर है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 80/10 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट साइड में होगा। और तुम्हें निकालना था नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस ये वाला 60 हो गया, तो r प्लस 60 इज इक्वल टू 100, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि नॉर्मल कितना लग रहा होगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। समझ में आ रहा है बात, यस सर। इसमें कोई दिक्कत, यस सर। नो सर। कोई दिक्कत है अपूर्वा, नो। ओके। उसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, रस्सी के बारे में तुम लोग को बताया गया है कि रस्सी इज मासलेस, रस्सी का अगर जो मास होगा तो क्या होगा, मान लो कि एक रस्सी है, एक ऐसा रस्सी है जो कि इसका मास m है, कितना मास है इसका m है, और लेंथ इसका कितना है l है, लेंथ इसका l है, और ये फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, किसी ने अप्लाई किया है इस पे फोर्स F, किसी ने अप्लाई किया फोर्स F, तो इसके वजह से इसका एक्सेलरेशन होने लगेगा, एक ऑब्जेक्ट के तरह ये ट्रीट किया जाएगा, इस रस्सी को क्या, इस रस्सी को एक ऑब्जेक्ट के तरह ट्रीट करेंगे जिसका मास m है। अब उसमें तुमसे क्वेश्चन ये रहेगा कि बताओ लेफ्ट वाले एंड से फाइंड F अप्लाई किया, उसके वजह से कुछ हुआ, अब क्वेश्चन ये रहेगा फाइंड टेंशन इन द string, find tension in the string at a point L/4 from left side, यानी लेफ्ट हैंड, find tension in the string at a point L/4 distance from the लेफ्ट हैंड, मतलब तुम्हें निकालना कहाँ पे है टेंशन, यहाँ पे निकालना है, अगर जो ये वाला L/4 है तो समझ में आ रहा है। यस सर। तो आंसर बताओ, बोर्ड, सर ये बोर्ड पिन कैसे करते हैं, मतलब ये बोर्ड पिन कैसे करते हैं, वो जूम पर बार बार चला जा रहा है, बार बार चला जा रहा है ना, तो व्यू में देखो, व्यू व्यू, व्यू दिख रहा है,
एक बना होगा ऊपर में स्क्रीन जो होगा, लैपटॉप से ज्वाइन किए हो या मोबाइल से? मोबाइल। मोबाइल से। तो उसमें व्यू देखो, व्यू उसमें दिया हुआ है ऊपर में, देखो राइट साइड में कॉर्नर पे व्यू करके कुछ आ रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ। तो उसको क्या करो, क्लिक करो तुम डायरेक्टली, जो मेरा जो आइकन है ना, मेरा वाला जो वीडियो का आइकन होगा ना, उस पर क्लिक करो, 3 डॉट होंगे शायद राइट साइड में अपर एंड पे या नीचे वाले एंड पे कहीं, वहां ओके पे ओके। उस फिक्स कर लिए। हाँ चलो, तो हाँ, आंसर आ गया? हो गया। कितना है बताओ? सर ऐसे किया कि मास पर यूनिट लेंथ होगा m/l, फिर हम्म, L/4 पर है, सो मास पर यूनिट लेंथ इंटू L/4, फिर उसका बिल्कुल टोटल। बिल्कुल 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 सही है। इसमें एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, पूरे बॉडी का एक्सेलेरेशन निकाल लिया। हाँ पूरे पूरे बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बताओ? अगर जो कोई एफ फोर्स लग रहा है और एक बॉडी है कैपिटल एम मास का, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा पूरा बॉडी का? फोर्स बाय मास। ये होगा। मतलब ये जो रस्सी है, ये जो रस्सी है वो कितना एक्सेलेरेशन से चल रही है? एफ एफ बाय बाय एम। कैपिटल एम। हमें निकालना कहाँ पे है टेंशन? यहाँ पे। यहाँ पे निकालना है, तो इसको तुम इमेजिन करो कि ये दो बॉडी है। इसको क्या इमेजिन करो, ये दो बॉडी है, एक L/4 और एक 3L/4। दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, फेविक्विक से चिपका के एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया था, ऐसा इमेजिन करो। तो तुम सोचो यहाँ पर ये वाला, ये जो ज्वाइन किया होगा इसको और ये जो ज्वाइन किया होगा, इस पॉइंट पे इधर भी फोर्स लग रहा है टेंशन और इधर भी फोर्स लग रहा है टेंशन, है ना? मतलब अगर जो इसको कलर के मदद से और अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो ये जो यहाँ पे देखो, दो पार्ट कर दो, ठीक है? ये वाला कितने लेंथ का हो गया, पिंक वाला? 3L/4। और ये वाला कितना लेंथ का हो गया? L/4। एफ एम बाय। ग्रीन वाले पे ग्रीन वाले पे पीछे लग रहा है फोर्स कि आगे लग रहा है? ग्रीन वाले पे आगे लग रहा है। ग्रीन वाले पे किधर लग रहा है? आगे लग रहा है, तभी तो आगे खींचा जा रहा है ना? और पिंक वाले पे किधर लग रहा है पोर्शन पे? पीछे लग रहा है। सेम अमाउंट ऑफ टेंशन। मतलब इस पे एक फोर्स जो है अप्लाई हुआ, इस एंड पे ये फोर्स अप्लाई हुआ, इतना वाला पार्ट जो है आगे मूव कर रहा है, तो इसको भी खींच के लेके जा रहा है कि नहीं? तो इसका एक्सेलेरेशन, पूरे बॉडी का एक्सेलेरेशन अगर जो इतना है, तो इसका भी एक्सेलेरेशन तो सेम है, F/m ही है। इसका मतलब इसका मास निकाल लो। इसका मास अगर जो ग्रीन वाले का अगर जो मास एम बाय m है, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल मास पर यूनिट लेंथ क्या है इसका? m/l। मास पर यूनिट लेंथ इज m/l। तो कितना लेंथ से डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देना है L/4 से, तो कितना हो जाएगा? m/4। एम बाय 4। m/4 मास है, टोटल मास का 1/4 इसमें है। तो अब बताओ कि यहाँ पे टेंशन ही तो है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर जो बनाए इसी पार्ट का m/4 का, तो हमें पता चलेगा कि इसका मूवमेंट का कारण क्या है? ये टेंशन फोर्स है, और ये टेंशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि F/m। F/m, है कि नहीं? तो टेंशन इज F/4 न्यूटन। मतलब जितना तुमने अप्लाई किया उसका 1/4 हिस्सा वहां पर टेंशन है। यही होगा ना? समझ में आ रहा है? तो इस हाँ तरह से ये चीज होगा। क्लियर है? हाँ आगे सर। बढ़े। मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि भाई एक इस तरह का बना हुआ ट्रायंगल है ना? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वेज है। क्या है? एक वेज है। और यहाँ पर क्या है ना कि एक पुली लगा हुआ है, इसके सहारे इधर एक ऑब्जेक्ट जो है हैंग कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट इधर हैंग कर रहा है ना? ये 10 kg है और ये 5 kg है। ये वाला एंगल 37 डिग्री है, और ये वाला 37 डिग्री है, और ये वाला 53। ये वाला क्या है? 53 डिग्री एंगल है। All the surfaces are frictionless. All the surfaces are frictionless. इस समय में बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग।
हमेशा की तरह क्या सोचना है, हमेशा की तरह क्या सोचना है, हमेशा की तरह सोचना है कि इधर इस पे मतलब एक और डायग्राम बना ले। क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं रफ करने के लिए हम लोग। ऐसा ही सिचुएशन है, इधर जो है 10 kg है और इधर जो है 5 kg है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो कितना लग रहा है 5 मतलब 50 साइन 53 है ये, और ये 37 है, तो इधर लग रहा है 50 साइन 53 डिग्री, है ना। mg साइन थीटा लगता है ना। हाँ सर। और इधर कितना 100 साइन 37, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर दिख रहा है। इसमें टेंशन किधर, ऊपर की तरफ लगेगा कि नीचे की तरफ, बताओ। एक्सेल मोशन किधर होगा बताओ। 10 kg सॉरी 100 मोशन न्यूटन। ऐसा होगा तो बताओ, और इसमें ऐसा होगा, इसमें ये नीचे जा रहा है। अगर जो गलत भी सोच लिए तो बाद में सही आ जाएगा, ये तो चेक कर सकते हो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन गलत भी सोच लिए तो कोई ऐसा सोच ले कि नहीं, क्वेश्चन बनाते समय ऐसा सोच लेगा इसका एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है और इसका एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने आप निगेटिव आ जाएगा आंसर में, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें सोचना जो था वो उल्टा सोचना था। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है अंजलि। हाँ सर। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा ही सोच लेते हैं जैसा है हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये वाला वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। इसमें हमें क्या देखना है, हमें क्या करना है, हमें वही चीज करना है कि मोशन जो होगा उसको अनुभव करना है, किधर वाला फोर्स साइन 37, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। इसका वैल्यू हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 होगा। इसका 60 और इसका कितना हो जाएगा 30। तो 60 इज ग्रेटर देन 30, 60 इज ग्रेटर देन 30, तो मोशन जो होगा वैसा ही होगा। और टेंशन फोर्स किधर वर्क करेगा इस पे, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ बताओ। अपोजिट ना। हमेशा टेंशन क्या करता है, खींचने का काम करता है, हमेशा टेंशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता मोशन किधर हो रहा है किधर नहीं हो रहा है। टेंशन तो टेंशन है, वो तो हमेशा क्या करता है, रस्सी से हम हमेशा किसी चीज को खींच सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते, है ना। तो टेंशन इधर हो गया। अब इक्वेशन 2 बन गया, क्या बन गया, अगर जो किसी ने माना है यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो इसके लिए क्या लिखेगा 60 माइनस टी। हालांकि डायरेक्टली तुम आंसर ऐसे लिख सकते हो 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 15 केजी। डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकता है ऐसे, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, इसको इमेजिन करके कि इस तरह से होता 5 केजी और 10 केजी, इस तरह से होते, इधर 60 न्यूटन कोई लगा रहा होता और इधर कितना 30, तो एक्सेलरेशन कितना होता, तो 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 15। समझ में आ रहा है। और इसको कोई अगर जो इक्वेशन बना के लिखेगा तो इक्वेशन 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10a और टी माइनस 30। यहाँ पे टी माइनस 30 क्यों, यहाँ पे 60 माइनस टी क्यों, क्योंकि तुमने माना इधर मोशन होगा, यानी कि ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, इसका इधर मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, यानी कि 5a इस तरह से हो गया। और सब मिला के जो आया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अगर जो दोनों को ऐड करोगे तो इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 30, इधर मिलेगा 15a, दोनों को ऐड करोगे तो, और a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ना। हाँ सर। तो एक्सेलेरेशन मिल गया, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू तुम इससे पुट कर दोगे तो टेंशन मिल जाएगा। टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें ए का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 10, 30 प्लस 10 40 न्यूटन इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत। सर एक बार वापस से समझा दो, मेरा ना बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है, मेरे लैपटॉप में से बंद किया था मैंने, वो कट हो गया पूरा। कौन राम बोल रहा है। नई मोबाइल से वापस से, यस सर, नई वापस से मोबाइल से ज्वाइन किया। इसी क्वेश्चन को, यस सर। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि सिस्टम इस तरह का बनाया गया, तो क्या होगा कि हम निकालेंगे ऐसा, ये वाला पे देखेंगे इधर कितना आ रहा है कंपोनेंट, तो 100 साइन 37 डिग्री, राइट। ये वाला पे इधर कितना आ रहा है 5 मतलब 5g साइन 53 डिग्री। इसका वैल्यू हो गया 30, इसका वैल्यू कितना हो गया 30, इसका वैल्यू हो गया 60, इसका वैल्यू हो गया 60। टेंशन फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर,
इस पे किधर लगेगा, इधर। उसके बाद फिर हमें क्या सोचना है, मोशन Upwards. किधर होगा, मोशन किधर होगा, इस तरह से होगा कि इस तरह से होगा। हम पहले सोच ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में रिजल्ट अपने आप बता देगा किधर होगा, है कि नहीं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इधर 60 है और इधर 30 है, इस तरह का कुछ सिचुएशन है। 10 kg 5 kg हॉरिजॉन्टल पे रहता तो ऐसा सिचुएशन रहता, समझ में आ रहा है। यही चीज हॉरिजॉन्टल सरफेस Yes, पे sir. रखा होता तो ऐसा सिचुएशन का इक्विवेलेंट ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से सिंपली 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है, टी माइनस 30 इज इक्वल टू 5 है, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर दिया तो टेंशन आ गया। इसमें क्या दिक्कत है, एनी डाउट। यही चीज का डायग्राम इधर बनाया हुआ समझा है, सर. यही चीज का डायग्राम इधर बनाया हुआ था। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। No, sir. चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से लेके कि मान लो कि एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है किसी चीज का बना हुआ जो कि रेस्ट में है। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है किसी चीज का बना हुआ जो कि रेस्ट में है और ये स्लाइड कर सकता है। इस पे तुम ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। अब ये रेस्ट में रखा हुआ था, इसका मास जो है वो कितना है, कैपिटल एम है। कितना मास है इस प्लेटफॉर्म का, कैपिटल एम है। और एक स्मॉल एम मास का आदमी इस पे क्या है, खड़ा है। स्मॉल एम मास का आदमी इस पे खड़ा था, शुरुआती में खड़ा था, रेस्ट में था। समझ में आ रहा है, ये रेस्ट में था, सब कुछ रेस्ट में था। लेकिन होता क्या है कि उसी प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, ये इंसान जो है चलना स्टार्ट कर देता है यू स्पीड से लेफ्ट साइड में। इसका मास कितना है, इस मैन का मास कितना है, स्मॉल एम। कितना मास है, स्मॉल एम। क्या क्वेश्चन को समझ रहे हो ना तुम लोग। Small All m. surfaces are Yes, friction. sir. All the surfaces are frictionless. If ये u जो है, u वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर से जो आदमी देख रहा है ना, उसको देखने में ऐसा लगा कि कितना स्पीड से चल रहा है, u स्पीड से चल रहा है। सर एक बार वापस रिपीट करिए क्वेश्चन, क्योंकि नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक आदमी है, खड़ा है, दोनों रेस्ट में है। लेकिन अचानक से ये आदमी इसी प्लेटफॉर्म पे लेफ्ट साइड में मूव करना चालू कर देता है विथ अ वेलोसिटी u। और ये u वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसमें बताओ, इसमें ये बताओ कि वेलोसिटी प्लेटफॉर्म का क्या होगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। सर एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं करते। हाँ, इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही जो भी फोर्स लग रहा है, इनके पैर और, है ना, हॉरिजॉन्टल में पैर और उसके सरफेस, प्लेटफॉर्म के सरफेस के बीच में ही लग रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बनाना है। मतलब ये वाला वेलोसिटी जो हो जाएगा v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। मान लो कि v है, तो तुम्हें क्या करना है, ये शुरुआत में क्या था, पूरा सिस्टम जो था क्या था, रेस्ट में था। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बनाएंगे। जब तुम इस पे चलने लगोगे ना, तो प्लेटफॉर्म जो है इधर पीछे चलने लगेगा। तुम इस पे अगर जो लेफ्ट में चलने लगोगे ना, तो ये प्लेटफॉर्म अपने राइट में मूव करने लगेगा खुद ब खुद। मान लो कि ये तुम ही हो, ऐसा समझ लो कि तुम इस पे लेफ्ट में चलना चालू करोगे तो प्लेटफॉर्म राइट में मूव करना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें कौन फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है आगे में। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मैं बता रखा हूं ना कि जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हम पे आगे लगता है। किधर लगता है, जब हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे आगे में की बात तरफ करते लगता हैं, है. जब एक बॉडी मूव करता है, एक इंसान जो मूव करता है, फ्रिक्शन फोर्स के मदद से ही तो हम लोग मूव करते हैं। तो हम तो आगे मूव करते हैं, यानी कि हमें फ्रिक्शन आगे ही मदद करता है ना लग के। ऐसा थोड़ा कि खींच के पीछे लेके चला जाता है, हमें तो आगे की तरफ मोशन करने में मदद करता है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगता है, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से। हमारे पैर पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो हमारा पैर प्लेटफॉर्म को पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, सिंपल सी बात। उसी के कारण ऐसा होता है कि इसके अंदर में भी एक मोशन आ जाएगा। और सेंटर ऑफ मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास का भी नाम नहीं लेंगे, सेंटर ऑफ मास चैप्टर नहीं पढ़े तो, लेकिन कहने का मतलब दोनों का मिलाकर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है उसका वजह क्या है, इन दोनों के आपस में बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वही है ना। ये जो इस पे चलने लगा, तुम जब चलते हो तो पीछे धक्का देते हो अपने पैर से, बताया था ना। हाँ ना, एकदम बोलो ऐसा पावर के साथ कि तुम्हें बताया था कि नहीं बताया था, बताओ यस और नो। समझ Yes, में आ रहा है sir. कि नहीं आ रहा है। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, इसलिए मुझे बात Yes, करने sir. आप करिए तो सर, कंटिन्यू। मैं
इस तरह से होगा तो इसमें वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, और इसमें जो लगेगा वो किस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे तो एम यू शुड बी इक्वल्स टू एम वी, तो v इज इक्वल्स टू एम यू बाई कैपिटल एम। सिंपल आ गया है ना। डाटा दिया हुआ रहेगा तो उसको यूज कर सकते हो, है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नो सर, है क्या? नहीं। नो सर। नहीं है। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ दे सकता है, ऐसा कुछ दे सकता है इसी क्वेश्चन में कि ठीक है प्लेटफॉर्म वही है, प्लेटफॉर्म वही है, आदमी वही है, सब कुछ रेस्ट में है, ये भी प्लेटफॉर्म रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, इसका स्मॉल एम मास, इसका कैपिटल एम मास। और देखा जाता है इनिशियली तो ऐसा देखा जाता है और फाइनली ऐसा देखा जाता है, फाइनली ऐसा देखा जाता है प्लेटफॉर्म और ये इंसान जो है ना, ये इंसान इधर चल रहा है u स्पीड से, लेकिन ये जो दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इतना स्पीड है, तो ये वाला v कितना होगा, ये वाला v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या निकालना है, ये v निकालना है किसका, प्लेटफॉर्म का, जो कि क्या है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। मतलब प्लेटफॉर्म का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तुम्हें, है ना। इसके बारे में जो जिसके बारे में क्वेश्चन है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। मतलब इनिशियली तुमने ऐसा देखा और तुम एक समय के लिए ऐसा देख रहे हो कि आदमी जो है वो क्या कर रहा है, इस पे चलने लगा है, इधर चल रहा है और प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड u है। तो अब हमें निकालना है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पहले इंसान इनिशियल सिचुएशन में इंसान जो है रेस्ट में है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, दोनों को पॉइंट से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। और फाइनल सिचुएशन में क्या तुम्हें दिखाई देगा, अगर जो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में अगर जो कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो उसको इसका स्पीड u दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। सोचो अगर जो प्लेटफॉर्म एग्जांपल के तौर पे तो ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक पैसेंजर यहाँ पे है बैठा हुआ चेयर पे, है ना, ये चेयर पे बैठा हुआ है, अब इसमें बनाना नहीं चाहूंगा, ये चेयर पे बैठा हुआ है एक इंसान, और एक जो है सर्विस देने वाला कोई आ रहा है, खाना देने वाला इधर, इसको लग रहा है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से मेरे तरफ आ रहा है। इस चेयर पे जो बैठा है इंसान उसको लग रहा है कि मेरे तरफ वो खाना देने वाला जो है, पेंट्री वाला जो है, वो 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। इसके रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी पता है, तो ये बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस आदमी का कितना स्पीड है। ये 10 से 12 कर दो थोड़ा और क्लियर दिखने के लिए, नहीं तो आंसर 5 ही आता। देखो ये देख रहा है कि 5 मीटर एक सेकंड में मेरी तरफ आ रहा है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड बोल रहा है, राइट। लेकिन जब ग्राउंड वाला आदमी होगा तो क्या देखेगा, ये ट्रेन ही 12 मीटर एक सेकंड में आगे बढ़ जा रही है, तो बताओ ये आदमी एक सेकंड में 11 मीटर आगे चला जाए, 12 मीटर आगे चला जाएगा, हाँ। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस सर। तो इन दोनों के बीच में दूरी मान लो कि जो भी पहले था उससे कितना घट जाएगा, 5 कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको समझने के लिए बहुत बेहतर तरीके से, ये 12 मीटर अगर जो आगे चला जाएगा तो ये खड़ा भी रहता तो ये भी 12, ये चुपचाप खड़ा रहता तो ये भी 12 मीटर आगे चला जाता कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन ये इन दोनों के बीच में दूरी और 5 मीटर घटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्राउंड वाला जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, 7 मीटर इसको आगे देख रहा है, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड बोलेगा या नहीं बोलेगा। मतलब इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 7 मीटर पर सेकंड है। मतलब बात समझ में आ रहा है या तुम लोगों को नहीं आ रहा है? ये आ रहा है सर। हाँ, तो ये जो है अब इसको मैथमेटिकली कैसे, इसका इधर 5 मीटर पर सेकंड मान लो कि है, और ये यहाँ पर एक रेस्ट में है, उसने ऐसा देखा 5 मीटर पर सेकेंड इसके रिस्पेक्ट में है, और ये पूरा 12 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मान लिया कि इसके बारे में हमें पता है, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ये मैन है, और ये वेलोसिटी ऑफ ये पैसेंजर, एक और पैसेंजर, और पैसेंजर का वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर इज, जो वेलोसिटी है ट्रेन का, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू पैसेंजर कितना है, -5, कितना है
मतलब Vm माइनस Vp यही होता है ना, Vm माइनस Vp इज 5, हाँ वेलोसिटी ऑफ मैन 5. इज 5। तो Yes, sir. हमें निकालना है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का डिफरेंस जो है वो 5 है। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैन क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन निकलेगा 5 प्लस वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर, मतलब 5 प्लस कितना, ये -5 है ना एक्चुअली, ये -5 है ना, -5 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। ये तरीका है। तो यहाँ पे बताओ, ये रिलेटिव मोशन में बताया था काइनेमेटिक्स में, या तुम पढ़े होगे, जो नहीं हमसे पढ़ा है वो पढ़ा होगा, हमसे पढ़ा तो कोई नहीं है यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट हैं आपस में, एक ही स्टूडेंट है जो नया है, तो उसको भी बता दूं, ये हमारे पास से 1 महीने से पढ़ रहे हैं, बाकी जो बच्चे हैं हमारे पास से 1 महीने से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, 1 महीना हो गया और अगला 2nd महीना इन लोगों का चल रहा है, और ये लोग भी ड्रॉपर हैं, ड्रॉपर नीट हैं, और अपूर्वा भी जो है वो ड्रॉपर नीट का स्टूडेंट है और इस बार देने वाला है। तो सभी लोग जो हो नए ही हो मेरे साथ, लेकिन रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, मैं रिवीजन कम टाइम में करवा रहा हूँ। इस क्लास का पर्पस क्या है, रिवीजन है ना, इस क्लास में रिवीजन होगा, और भी इस तरह से भी फीलिंग आए कि रिवीजन भी हो रहा है और साथ में पढ़ाया भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस मैं कह दे रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा, मैं सब कुछ बताते हुए करते जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। रिवीजन विथ गाइडेंस, ओके। Yes, sir. तो उस तरह से हो रहा है, तो मैं इसलिए ज्यादा बात बता देता हूँ, इसलिए क्योंकि सिर्फ रिवीजन करवाना होता है, क्वेश्चन आंसर के बीच में फंसते ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, मैं सारा कुछ क्लियर करके निकल रहा हूँ। तो ये बताओ कि ये रेस्ट में है, ये यू है, किसके रेस्पेक्ट में, ये यू जो था किसके रेस्पेक्ट में था, बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लान के रिस्पेक्ट में। प्लैंक के रेस्पेक्ट में, मतलब इस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में या प्लैंक के रेस्पेक्ट में है यू। तो यहाँ पर बताओ कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका तो वी हो जाएगा, और इसका क्या क्या हो जाएगा, अभी जिस तरह से हम लोग को पता चला कि, बताओ, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक या वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज v, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इज v, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज vm माइनस vp विच इज गिवन माइनस u, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में देख रहा है ना, चलता हुआ देख रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल्स टू माइनस यू प्लस वीपी हो जाएगा, यानी कि वीपी का वैल्यू क्या है, वी है, यानी कि वी माइनस यू हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ तो तुम क्या करोगे, तुम इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम इज 0 होना चाहिए, और जो कि फाइनल मोमेंटम है कितना, फाइनल मोमेंटम है कैपिटल एम वी राइट साइड पॉजिटिव प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हम वेक्टर फॉर्म में, ये वाला चीज को हमें पता नहीं है, भी ज्यादा है कि यू ज्यादा है हमें पता नहीं है, भी ज्यादा है हाँ, कि यू ज्यादा है हमें पता नहीं। पता नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो हमको इसमें साइन का टेंशन नहीं लेना है, m इंटू वी माइनस यू लिख देते हैं क्या, अगर जो v कम रहा तो अपने आप में ये निगेटिव रहेगा, u हाँ अगर जो v ज्यादा रहेगा तो अपने आप में पॉजिटिव रहेगा, और होना क्या है, कम ही होना है, ये तो तय है कि इसका मास और इसका मास में डिफरेंस है, ये ज्यादा मास है और ये कम मास है, अगर जो ये ज्यादा मास रहा, अगर जो ये ज्यादा मास रहा तो क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कम ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से तुम बताओ कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे तो क्या होगा आंसर, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सब लोग है ना, हाँ, है सर। तो Yes, बताओ, sir. एम वी प्लस एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए कि नहीं, ये वाला 0 होना चाहिए कि नहीं पूरा, हाँ सर। तो v इज इक्वल टू, बताओ क्या एम यू डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आएगा, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो इस तरह से ये चीज रहता है। अगले क्लास में, आज का क्लास में इतना ही, अगले क्लास में क्या कर